Hey everybody and welcome back to Business Globe, where we bring you the latest business news and trends from around the world. So let's dive right in. Starting with some developmental news in India. The Bengaluru Metro Rail Corporation Limited is considering a significant change. The contactless smart card may soon be replaced by a national common mobility card. These changes align with One Nation One Card initiative, making travel and payments seamless across the various transportation systems. This move could simplify the lives of the commuters by reducing the needs for multiple cards. अभी बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का जो कार्ड आता था जो सिर्फ मेट्रो पे यूज कर सकते थे जो मतलब सिटीजन्स हैं, उनको अभी चेंज करके कॉमन मोबिलिटी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पे परिवर्तित कर दिया जाएगा। इसका एक बेनिफिट ये होगा कि ये कार्ड सिर्फ अभी मेट्रो रेल पर ही लागू नहीं होगा। इस कार्ड के हेल्प से अभी जो है बेंगलुरु में किसी भी ट्रांसपोर्टेशन को आप यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा न्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा स्लीमलेस कर देगा पेमेंट या स्लीमलेस कर देगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को। अब देखते हैं ये चेंजेस कैसे ला पाता है और किस तरह से इसका इम्प्लीकेशन होता है। अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो शायद ये हर एक सिटी में भी लागू हो सकता है। पहले मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी, फिर बाद में हर एक सिटी में इसका पेनिट्रेशन हो सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। Moving on, in a significant legal development, the Enforcement Directorate (ED) has filed a charge sheet under money laundering charges against a Goa-based milk product company. This move is a part of a probe related to an alleged bank loan fraud to State Bank of India. The charge sheet includes 27 accused, including the company and its related entities. The case revolves around the term loan obtained for the milk production unit. अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से एक न्यूज़ आ रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अभी एक गोवा बेस्ड मिल्क कंपनी जो है उनका नाम सामने आ रहा है और ये अक्यूज इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के से मतलब मनी लिया था और इसमें 27 अक्यूज्ड है, जो कि उस कंपनी और उस कंपनी के एंटिटीज़ का नाम सामने आ रहा है। और ये हम देखते आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नाम हैं, कुछ एयरलाइन कंपनीज के भी ओनर थे, कुछ गोल्ड ज्वेलरी के भी ओनर थे, जिन्होंने कि मनी लॉन्ड्रिंग करे हैं। और किस तरह से इसको रोका जाएगा और किस तरह से इनके ऊपर एक्शंस और रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट किए जाएंगे, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि आए दिन हम सुनते रहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आते रहते हैं। तो देखते हैं किस तरह से इस केस के ऊपर डेवलपमेंट होता है और फ्यूचर में ऐसा कोई रूल या लॉ बनाया जाएगा जिस तरह से इनके ऊपर, इस मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के ऊपर हमें राहत मिलेगी। Shifting gears to the automobile world, Lamborghini is making wave with this new concept car Landazur. Although currently a concept, it offers a glimpses of Lamborghini's first fully electric model, set to be production by 2028. Unlike the traditional Lamborghini, Landazur boasts 1,300 horsepower and a higher profile, making it suitable for rough terrain. With innovative storage solution and a unique design, it is clear that Lamborghini is embracing the electronic trend while maintaining its distinct identity. एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ आ रही है, एक लग्जरी कार मेकर जो कि Lamborghini है, उनके ओर से, उनके सूत्रों से हमें ये पता चल रहा है कि 2028 में Lamborghini अपना एक कार्ड पेश करने वाला है जिसका नाम है लैंडज़ोर, और वो अभी कॉन्सेप्ट है। हालांकि उसके ऊपर जो अभी न्यूज़ आ रहा है उस कार में 1300 हॉर्स पावर रहेगी और फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कार रहेगी। और देखते हैं कि Lamborghini भी अभी इलेक्ट्रिक ईवी सेक्टर में कूद रहा है, तो किस तरह से ईवी सेक्टर को चेंज करता है Lamborghini। लग्जरी कार काफ़ी बड़ा नाम हो जाता है Lamborghini, तो देखते हैं किस तरह से Lamborghini का ये कॉन्सेप्ट कार मार्केट पे जब 2028 पे उतरता है तो किस तरह से मार्केट के ऊपर चेंजेस देखने को मिलता है। हालांकि अभी BMW ने भी ईवी मॉडल्स निकाले हैं, टेस्ला तो है ही, हमें देखने को मिल रहा है BMW, ऑडी, बड़े बड़े लग्जरी कार मेकर भी अभी ईवी के सेक्टर में कूद रहे हैं। तो देखते हैं किस तरह से ये ईवी सेक्टर में कंपटीशन बनता है
एक तरह से अब देखा जाए तो टेक हेवी हमारा टेस्ला है, और दूसरी ओर ये लग्जरी कार मेकर जो कि एक लग्जरी एक अलग ही ऑरा लेके आता है। तो उनके बीच में क्या कंपटीशन रहता है और कस्टमर और प्रॉफिटेबिलिटी कौन सी ज़्यादा, किस तरह की कंपनियां ज़्यादा बना पाती है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। मूविंग ऑन, लेट्स डिस्कस द इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री which has encountered a hurdle due to charges in the FAME 2 subsidy scheme. Despite improvement in July, sales figures remain impacted by the material price hike taken by electric two-wheeler manufacturers to offset the subsidy reduced. The government's revision of the subsidy amount and incentive has led to challenge effective companies like Hero Electric, Okaya Electric, and other companies. While the industry is facing short-term setback, it is important to keep an eye on how manufacturing adapt these changes. जैसे कि आपको पता है कि सब्सिडी में चेंजेस लाया गया है टू व्हीलर ईवी के ऊपर, जो सब्सिडी मिला करता था उसके ऊपर भी चेंजेस है। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा किस तरह से सब्सिडी चेंजेस सेल्स पे इफेक्ट डालता है। लेकिन अभी जो निकाल के आ रहा है रिपोर्ट्स, उसके हिसाब से सेल्स फिगर जो है इम्पैक्ट, सेल्स फिगर्स रिमेन्स इम्पैक्ट बाय द मटेरियल प्राइस हाइक, क्योंकि प्राइस ऑफ द मटेरियल जो कि ईवी टू व्हीलर ईवी बनाने में लगता है उसका हाइक हुआ है, उसका इंक्रीज हुआ है। तो इसके कारण से जो है वो उनके कंपनीज को लाइक हीरो इलेक्ट्रिक, ओकाया और अलग अलग जो कंपनी से ओला का भी नाम सामने आ रहा है, उनको भी थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। देखते हैं किस तरह से ये सब्सिडी चेंजेस फ्यूचर में जाके हेल्प करती है या किस तरह से सेल्स फिगर्स में असर डालती है। हालांकि ईवी में, वर्ल्ड में ईवी इंडस्ट्री में इंडिया काफ़ी जोरों शोरों से बढ़ रहा है। तो ये सब्सिडी चेंजेस क्या इम्पैक्ट करता है इस इंडस्ट्री को, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड has shared a concern about the Cold War and how it can impact the geo-economical fragmentation, and she had also shown her concern about the Cold War eras and the potential loss in the global output reaching to $7 trillion under several scenarios, and a tension is there, and in future it is uncertain to tell that how it can impact the future global economy. As tension rises and policies shift, the world economy landscape remain uncertain. अभी IMF की चीफ जो है, IMF का जो हेड है, उन्होंने बताया है कि उनका एक कंसर्न है जियो इकोनॉमिकल फ्रैगमेंटेशन को लेके, क्योंकि फ्यूचर में कोल्ड वॉर होने के खतरे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। और इसके हिसाब से उन्होंने प्रेडिक्शन किया है कि $7 ट्रिलियन का नुकसान वर्ल्ड को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि पॉलिसी शिफ्ट और जो वायर हो रहा है और जो कंट्रीज़ के बीच में, ग्लोबल कंट्रीज़ के बीच में जो मतभेद हो रहे हैं, भेद या जो ट्रेड में जो कि डील में मतभेद हो रहे हैं, चाइना यूएस का ले लीजिए या रशिया और यूरोप या रशिया और यूएस का ले लीजिए, तो इसमें जो कोल्ड वॉर जो स्थिति बन रही है, इसमें कोल्ड वॉर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर ये कोल्ड वॉर होती है फ्यूचर में तो $7 ट्रिलियन का नुकसान झेलना पड़ सकता है पूरे वर्ल्ड को, और ये काफ़ी ज़्यादा खतरे की बात रहेगी। काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है, काफ़ी सिर्फ एक दो देशों को नहीं, काफ़ी ज़्यादा देशों को इसका इम्पैक्ट हो सकता है। So that's the wrap for today's video. Hope you like this video. If you do, please click the like button and don't forget to subscribe to my channel to never miss any video from this channel. So this was Tariq onto your screen, and thank you for watching.